हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। सेशन 3 में हम बात करेंगे CSS इन HTML की डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS क्या है और कैसे हम इसको अपने HTML पेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या तरीके हैं CSS को HTML में इम्बेड करने का या इंटीग्रेट करने का कह सकते हैं, या हिंदी में बोले तो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं CSS को। और जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। HTML हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के काम आता है और CSS से जो होता है वो पूरा का पूरा एक लेआउट का ब्यूटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, ये ब्लू कलर दिखेगा, ये ब्लैक होगा, ये रेड होगा बीच में। ठीक है, लोगो मेरा राइट में दिखेगा। ये सारा काम जो होता है ना CSS से होता है। बट इस वीडियो में मैं CSS कैसे लिखते हैं वो नहीं बताऊंगा, CSS HTML में किस तरह से कैसे यूज़ किया जाता है वो बताऊंगा, क्योंकि CSS के ऊपर एक डिफरेंट डेडिकेटेड क्लासेस है जो मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में उसको भी कवर करूंगा। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ CSS यूज्ड इन HTML। तो दोस्तों इनके 3 तरीके होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन CSS की। तो बाय इनलाइन यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट्स। तो दोस्तों इनलाइन का मतलब है कि जहां पे भी आपको जो भी कलर चाहिए आप उस टैग के अंदर इनलाइन कर देते हैं। तो दूसरा है इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल CSS का मतलब है कि स्टाइल टैग हम बनाते हैं हेड के अंदर, उसके अंदर अपनी CSS लिखते हैं और ये सारा काम होता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल। आगे हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल की तरफ। एक्सटर्नल का मतलब है कि कोई CSS हमारी HTML में नहीं रखी हुई है, बाहर रखी हुई है, उसको बस हमें सोर्स करना होता है, यानी कि एक लिंक प्रोवाइड करना होता है, एक्सटर्नल लिंक। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस कहीं फोल्डर में रूट पे पड़ी हुई है, कहीं पे भी पड़ी हुई है, आप उसको यहाँ पे URL डालना होता है और आपका CSS कॉल हो जाता है पेज में। अब हम एक 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 करके बारी बारी से इन सब चीज़ का यूज़ देखते हैं कि HTML में इसका यूज़ कैसे होता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कोड एडिटर पे। तो ये देखिए, जो आपका मैं पहले बता रहा था कि जो इनलाइन स्टाइल होता है इस तरह से यूज़ करते हैं। आप बॉडी देख रहे हो, यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड कलर वाइट डाल रखा है हमने। ठीक है, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। तो ये बेसिकली इसको जो हम इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। इसको आप इसको उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो आप देखोगे कि ये कलर जो है इसका भी ब्लू है। अब मैं इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ। सॉरी, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर वाइट है मैं इसका चेंज कर देता हूँ इस तरह से कुछ। ठीक है, तो और मैं इसको सेव करके फिर चेक करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इसका बॉडी का पूरा चेंज हो गया कलर। तो ये कमाल जो है CSS का होता है। इसको भी CSS बोलते हैं, बट हम अभी बात करते हैं कि इनलाइन CSS HTML में कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, उसको आप यूज़ कीजिए। इसको जहाँ पर भी यूज़ करेंगे, मान लीजिए एक हेडिंग है, हेडिंग में मैंने कहा कि इस स्टाइल को यहाँ डाल देते हैं। इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल हो जाए। तो आप देखिएगा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। सॉरी, शायद पहले से ही बड़ा था, इसको मैं 60 कर देता हूँ। ये देखिए बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम इनलाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं। आगे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन था इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है। तो इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं स्टाइल टैग को। वो ये बेसिकली दोस्तों ये एट्रीब्यूट होता है। जब किसी टैग के अंदर किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको। और ये जो इस जो टैग होता है बेसिकली इनक्लोज होता है लेस देन ग्रेटर देन के साइन से, इसको हम टैग बोलते हैं। इसको एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो। तो ये जो पार्ट है ये इम्बेड CSS बोलते हैं इसको हम। अगर कोई हमें पूछता है कि इंटरनल CSS क्या होता है या इम्बेड CSS क्या होता है, तो यही होता है इम्बेड CSS और इंटरनल। यानी कि इंटरनल का मतलब है HTML के अंदर ही स्टाइल। ठीक है, तो ये स्टाइल जो है HTML के अंदर ही डिफाइन है।
और यहाँ से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ से भी आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहो, मान लीजिए कि इसका कलर ये हम कर देते हैं, तो आपका ये कलर ब्लू से रेड हो गया। यानी कि आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत हैं। सीखने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, बट ये तरीका दोनों ही गलत है। जो सबसे मेन तरीका होता है वो है एक्सटर्नल सीएसएस का। क्यों होता है? क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको, ये सब क्या होता है कि आपके पेज पर अननेसेसरी का लोड बढ़ाते हैं और इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अभी के लिए मैं इसको रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को बीच में सेंटर लाइन करना होता है, बट मैं हटा भी दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, मैं सब हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ना इम्बेड आ रही है ना इनलाइन आ रही है। अब आपका लेआउट ऐसे दिख रहा है। ठीक, अब इसको हमें ठीक करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि एक्सटर्नल सीएसएस, तो ये जो है ना एक्सटर्नल से ऐसे कॉल होता है। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस को, कि लिंक से ओपन करते हैं। लिंक एक टैग होता है जिसका रिलेवेंस हम स्टाइल शीट बोलते हैं, रिलेवेंस एट्रीब्यूट होता है, इसके वैल्यू स्टाइल शीट। और एचरेफ का मतलब होता है कि आपको पाथ कहाँ का देना है। तो पाथ जो है, मैंने अभी फ़िलहाल इसी फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने चेंज किया, पहले मैं सेशन 2 का खोला हुआ था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस इस तरह से यूज़ किया जाता है। रिलेवेंट स्टाइल शीट एचरेफ, यहाँ पे पाथ हम डिफाइन कर देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस का। ये देखिए कलर वलर सारा चेंज हो गया। मैंने सिर्फ इसको अनकमेंट किया। अगर मैं इसको वापस कमेंट कर दूं तो ये आपका काम नहीं करेगा। यानी कि मेरा जो स्टाइल शीट है वो बाहर से कॉल हो रहा है और पेज कितना साफ सुथरा लग रहा है, कुछ भी नहीं है कोई भी स्टाइल। मतलब पेज को साफ सफाई के पर्पज से और इसको यूज़ किया जाता है। इसके और भी फ़ायदे हैं, बट अभी फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि भाई एक लाइन में आपकी CSS आ गई। यानी कि हमने प्रेजेंटेशंस को, कोड को और इसकी ब्यूटिफिकेशन को अलग कर दिया है। और स्टाइल डॉट सी एस एस दिखती कैसे, ये भी दिखा देते हैं। देखिए पाथ मैंने एसेट्स रखा है सेम रूट पे, तो यहाँ एसेट बना रखा है और यहाँ पे मैंने स्टाइल लगा रखा है। ठीक है, अब ये हमारा स्टाइल है। अब मैं कुछ भी चेंज करूँगा यहाँ से तो ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसकी जगह मैं चेंज कर देता हूँ ये वाला कलर, और इसकी कर देता हूँ मैं ये वाला कलर। सब मैं चेंज कर दिया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, अपडेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टाइल एक्सटर्नल सीएसएस कैसे वर्क करता है। कुछ नहीं करना, तो सारी सीएसएस जो आप हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे थे इस तरह से, ठीक है, स्टाइल ऐसे जो लिख रहे थे आप, और यहाँ पे आप बॉडी इस तरह से कर रहे थे, बैकग्राउंड ब्लू, यहाँ से हम बंद कर देते हैं। बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लू, हाँ आ गया ब्लू। अब यहाँ से यानी कि ये इंटरनल सीएसएस से ले रहा है, बट हमें इंटरनल सीएसएस नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देंगे और इसको वापस यहीं पे रहने देते हैं जैसे है। ठीक है, वापस सब कुछ यहाँ से कॉल हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को इसके अंदर लिंक करना। ठीक है, तो हमने अपने एक्सटर्नल्स यहाँ पे लिंक कर दिया और हमारी जो पेज है, हमारा जो पेज है यहाँ पे इसके कलर कॉम्बिनेशन विजिबल होने लगे। 3 तरीके से हमारा स्टाइल्स यूज होता है। अब हम अपने स्लाइड्स पे वापस लौटते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं HTML में, इंटरनल सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं HTML में, और एक्सटर्नल जो सबसे ज़्यादा और बेस्ट प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं इसको, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हाउ टू मेक वेब पेज रिस्पॉन्सिव, यानी कि अपने पेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है।
तो आपने देखा होगा कि पेजेस ना मोबाइल पे भी चल रहे हैं, वही पेज डेस्कटॉप पे भी चल रहा है, वही लैपटॉप पे भी चल रहा है, टीवी पे भी देख लो वही चल रहा है, कुछ भी कहीं से भी देख लो आप एक्सेस एक ही पेज कर रहे होते हैं, बट कहीं पे भी कुछ ब्रेक्स नहीं होता है। और उस वो ब्रेक्स ना हो उसके लिए CSS से कई सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, उस तरीके से CSS लिखनी पड़ती है। हालांकि मैंने अभी आपको CSS नहीं पढ़ा है, बस बता रहा हूँ कि CSS के थ्रू ही होता है। CSS मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन HTML में किसी भी पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है, जो मैंने पहले सेशन में बताया था कि व्यू पोर्ट का यूज़ किया जाता है मेटा में, और इसकी वैल्यू होता है विड्थ, इसको डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके पेज को डिवाइस के विड्थ के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिव बना देता है। और उसके बाद आपका पिक्चर में आ जाता है CSS, जिससे आप अपने वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन ब्रेक ना हो, वो सारे स्टाइल CSS जो भी कह लीजिए उसके थ्रू मैनेज होता है, CSS फाइल के थ्रू, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, इस फाइल के थ्रू मैनेज होता है कि ये किस तरह से काम करेगा। बट अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसके बगैर आपका काम चलेगा ही नहीं। और देखिए मैंने यहाँ पे भी डाल रखा है। तो इस तरह से हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपको छोटे छोटे व्यू नज़र आएंगे डेस्कटॉप व्यू मोबाइल पे, जो कि बैड एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये वाला टैग यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की। आई होप कि आपको ये पेज कैसे रिस्पॉन्सिव करना है क्लियर हो गया होगा। हालांकि रिस्पॉन्सिव एक बहुत बड़ा वाइड कंसेप्ट है, जो मैं एक किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि पेज को रिस्पॉन्सिव किया कैसे जाता है। मैं एक एग्जांपल भी लूँगा, जैसे कि बहुत बड़ी इमेज लूँगा, वो मोबाइल पे भी दिखेगी, डेस्कटॉप पे भी दिखेगी, हर जगह दिखेगी और अपने आप रिसाइज हो जाएगा वो सारी चीज़ें। या बड़े बड़े फॉर्म्स होंगे या बड़े बड़े लेआउट्स होंगे, वो सब जगह श्रिंक हो जाएंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे डिवाइस के हिसाब से। तो वो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। HTML लेआउट, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली HTML लेआउट हमारे जितने भी टैग्स होते हैं उसको लेके बनाया जाता है, और उस टैग के अंदर कुछ पॉपुलर टैग्स होते हैं जिनको हम सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं। सिमेंटिक टैग्स बेसिकली होते हैं जो अपने आप में एक डेफिनेशन कंटेन करते हैं। लाइक ये हेडर है, ये नेव का मतलब नेविगेशन है, जो आप अपने लिंक्स वगैरह ऐड करोगे नेव टैग के अंदर इसको डिफाइन करोगे। सेक्शन होते हैं उसके अंदर, कुछ भी सेक्शन बनाना होता है मेन के अंदर तो आप सेक्शन बनाते हो। फिर कुछ आर्टिकल्स भी होते हैं, साइड भी होते हैं, फुटर होते थे। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे के फुटर कहाँ यूज होता है, नेव कहाँ होता है, सेक्शन कहाँ होता है, साइड का यूज़ कब करते हैं, जब कोई साइड में कुछ आपको दिखाना होता है, कुछ बैनर टाइप का या कुछ पोर्ट्रेट व्यू में कुछ उस टाइप का कुछ बैनर या पैनल दिखाना होता है, कोई आर्टिकल आपको शो करने होते हैं, जैसे ब्लॉग की वेबसाइट्स वगैरह में होता है। फुटर आपको बताए थे कि जैसे कॉपीराइट वगैरह या बॉटम में कुछ लिंक्स वगैरह होते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करते हैं। और हेडर वगैरह में हम जो लोगो, नेविगेशंस, जिसमें मेन्यू वगैरह आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ के साइट पे, या जैसे कि शॉपिंग साइट्स होते हैं, अब वहाँ पे देखा काफ़ी सारे नेविगेशंस होते हैं। तो नेविगेशन बेसिकली कंटेनर होता है, एक टैग कंटेनर होता है, इसके अंदर कई सारे लिंक्स ऐड होते हैं। और ये मैंने सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हेडर डिफाइंस हेडर फॉर डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये सब वही चीज़ें हैं, सिमेंटिक टैग्स हैं ये सारी चीज़ें, जो आपके HTML लेआउट को बनाने का काम होता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये भी एक लेआउट है, ये सारे टैग्स कंबाइन करके एक लेआउट बनाया गया है। एडिंग यूट्यूब वीडियो इन HTML, आपने देखा होगा साइट पे या न्यूज़ के साइट पे कई जगह पे एक YouTube की वीडियो दिखती रहती है। बेसिकली होता वो YouTube की वीडियो है, लेकिन हमारी साइट पे दिखती रहती है। तो हम YouTube से हम एक URL कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको एक आई फ्रेम भी एक टैग है, आई फ्रेम नाम से एक टैग बनाते हैं, उसके अंदर विड्थ हाइट डिफाइन करते हैं, और SRC में जाके उसका पाथ हम डिफाइन कर देते हैं, जिससे आपका YouTube वीडियो आपके पेज पर चलने लगेगा। और कैसे चलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो मैंने ये एक बना रखा है आपके लिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको चला देता हूँ और आपका YouTube वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए, आप इसको देखिए। Is this the real life? ठीक है, तो ये हमने वीडियो ऐड कर दिया
कोड हमारा देखिए वीडियो का क्या है, सेम कोड। आई फ्रेम के अंदर हमने विड्थ दिया, विड्थ के अंदर हमने हाइट, विड्थ दिया, हाइट दिया। जितना बड़ा आपको चाहिए वीडियो, 400 की जगह अगर मैं 800 कर दूं तो ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। बट आप देख रहे हैं हाइट उतनी है, तो हमें हाइट भी एक मेंटेन करनी पड़ेगी तो आपको उस रेशियो में। तो यूट्यूब अपने आप ही उस चीज़ को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, जितना बड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज के अंदर यूट्यूब की वीडियो को इंटीग्रेट करते हैं। जब भी आप अपनी साइट बनाएंगे, कोई वीडियो आपको डालनी होगी, तो इस तरह से आप उसका यूज़ करते हैं। अब एक एक और चीज़ है जो इसके अंदर मैंने मेंशन कर रखा है, यूट्यूब ऑटो प्ले प्लस म्यूट। कई बार हम अपने साइट पे यूट्यूब वीडियो डाल देते हैं, बट चाहते हैं कि वो ऑटो प्ले हो, लेकिन क्रोम क्या करता है कि आपका ऑटो प्ले तो करेगा बट साउंड्स नहीं देगा उसमें, क्योंकि ये उनकी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। तो उसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको अपने वीडियो को ऑटो प्ले मोड में चलाना होता है तो ये सब कुछ हमारा सेम होगा, बस इसके अंदर लास्ट में आप देखोगे ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1, यानी कि 1 का मतलब लैंग्वेज में ट्रू होता है। तो जब ये दोनों ट्रू कर देते हैं तो आपका ये ऐसे काम करता है। जैसे मैंने एक और वीडियो यहाँ बना रखा है और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और फिर इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रुका हुआ है और ये प्ले हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें ऑटो प्ले है लेकिन साउंड इसमें नहीं आ रहा है। तो ये दो तरीके से हम YouTube वीडियोस अपने पेज पे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, आपको अभी तक का आई होप कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे और मैं काफ़ी इजी और सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। HTML फैव आइकन। फैव आइकन दोस्तों होता है फेवरेट आइकन। अब ये होता है क्या फेवरेट आइकन, सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ। जैसे मेरा चैनल का ये लोगो है इस तरह से कोडिंग का, ठीक है, ये कोडिंग स्लैश लेस देन ग्रेटर देन बीच में स्लैश लगा हुआ है। तो मुझे इसको फेवरेट आइकन सेलेक्ट करना, बट फेव आइकन होता कहाँ और कहाँ से हम इसको देखते हैं, ये आपको शायद, आप तो खैर बिगिनर हैं, यहाँ पे आपको आइडिया ही नहीं होगा फैब आइकन के बारे में। बट फैब आइकन बता दो, कभी कभी आ जाता है कि फैब आइकन होता है क्या है, इंटरव्यू में पूछ ले, और दिखता क्या है। बहुत सिंपल है, अपने एस्टिमेट पेज पे जाते हैं, आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पे गेस कीजिए, कहीं पे आपका पेज है, कहीं पे आपको फैब आइकन नज़र आ रहा है, बट मुझे नज़र आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए, मेरे कर्सर को देखिए, मेरे कर्सर जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज़ फैब आइकन, देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फेवरेट आइकन, यही फैब आइकन होता है। इसकी जगह कोई भी इमेज हो सकता है, इसका रिलेवेंट जो एट्रीब्यूट होता है इसमें आइकन देना होता है, इसका टाइप देना होता है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसका पाथ हमें डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा फैब आइकन काम करता है। तो फैब आइकन हो गया हमारा। तो आज हमने सीख लिया कि इन स्टाइल शीट हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, फैब आइकन को कैसे यूज़ करते हैं, आई फ्रेम के अंदर वीडियो कैसे हम डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीख ली। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है हमारे पास। तो दोस्तों इस सेशन 3 में मैंने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है, जानबूझकर नहीं बनाया है, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे और चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने छोटे छोटे चैप्टर को कोशिश कर रहे हैं इजी तरीके से समझाने के लिए। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए स्पेशली, जिन लोगों को बिल्कुल सिंपल साधारण लैंग्वेज और बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में चीज़ों को समझनी होती है, बट बहुत सारे कंटेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होते यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को सिंपल शॉर्ट लगे और जल्दी से आप ग्रैब करो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सीखो, और जो लोग जॉबलेस हैं, मार्केट में पढ़े लिखे हैं, जॉब्स नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा सिंपल क्रैश कोर्स टाइप का जैसे मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस आप 30 दिन के अंदर सिर्फ आधा घंटा रोज़ दीजिए। मतलब सिर्फ मैं 15 घंटे मांग रहा हूँ आपसे,
15 घंटा दीजिए और आप देखिए कि आप 1 महीने बाद कहेंगे यस, मैं भी अब कुछ वेबसाइट टाइप का कुछ बनाने लग गया हूँ। उसके बाद आपकी अपनी मेहनत होगी, आप अपने स्किल्स को कितना इम्प्रोवाइज करते हैं, कितना ब्रशअप करते हैं, उस चीज़ को कितना एक्सप्लोर करते हैं, और जितना चीज़ें आप उसमें पॉलिश करेंगे अपने स्किल्स को, उतना ज़्यादा बड़े, उतने ही बड़े आप प्रोग्रामर बनेंगे आगे जाके। ठीक है, तो आप सीखिए, फॉलो कीजिए मेरे को, और सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो चीज़ मैंने बोला है इसको आप करके ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से और देखने से मे भी चांसेस होता है कि 2 दिन के बाद आपको याद नहीं रखे, बट जब आप अपने पास इस चीज़ को बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, हाँ इस तरह से मैंने कुछ किया था, आपको कुछ कुछ याद रहेगा, और इंटरव्यू के हिसाब से भी चीज़ें आपके दिमाग में धंसती जाएंगी चीज़ें कि हाँ ऐसा कुछ होता है, और मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, और खुद भी किया था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।